यहाँ पर भी लोग रहते हैं, उनको ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, आपको भी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो घरेलू हिसाब से और कारोबार के हिसाब से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सस्ता होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल सस्ता तो होना ही चाहिए। आगे फिर हम इनको लेकर के अपडेट देंगे आपको कि मंडल अध्यक्ष बनाए जाने के बाद इन्होंने क्या क्या काम किया। जैसे कि आज इन्होंने जो दावा किया है इस पर ये खरे उतरते हैं या ये महज एक समीम खान की तरह कहने वाली बात होगी कि टोरेंट हमारे लाश से गुजरेगी। सबका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं यादगार होटल में। यहाँ पर सुहेल भाई का सत्कार किया गया है। आइए उनसे जानते हैं कि कौन सा पद दिया गया और किस लिए इनका सत्कार किया गया और इन्होंने क्या क्या काम करके ये पद हासिल किया है और इसके बाद क्या ये करने वाले हैं पद मिलने के बाद में। इन्होंने क्या उम्मीद जताई है पार्टी में कि पार्टी ने इन्हें मंडल अध्यक्ष का पद दिया है। उसी साथ में इनके सहयोगी शब्बीर भाई हैं जिनको सचिव का पद दिया गया है। अभी उनसे भी जानते हैं कि उन्होंने क्या कर दिखाया है बीजेपी में कि बीजेपी वालों ने उनको इतने बड़े बड़े पद दिए हैं और आगे ये मुमरा के अंदर क्या करने वाले हैं। लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो मुमरा में बीजेपी एक विपक्ष का रोल बहुत बेहतरीन तरीके से निभा रही है। आगे देखते हैं कि ये लोग किस तरीके से अपना काम कर पाएंगे और क्या करना चाहते हैं। आइए मिलते हैं सुहेल भाई से। सुहेल जुल्फ़िकार जी, आपको आज मंडल अध्यक्ष का पद दिया गया है। इस पद को किसके हाथों से आपको दिया गया है और किन किन लोगों ने आपका स्वागत किया है? पद ये जो है हमारे थाना जिला अध्यक्ष के आमदार निरंजन जी डागर है, उनके हाथों से मेरे को पद की नियुक्ति हुई है, जो कौसा मंडल अध्यक्ष की मुझे पद दी गई है। आपको क्या, आपका ऐसा क्या काम रहा है कार्य रहा है मुमरा के अंदर जो आपको इतने बड़े पद से नवाजा गया? पार्टी के रिलेटेड मैं बहुत टाइम से पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। 2016 के अंदर मैंने पार्टी में ज्वाइन किया था, भाजपा भारतीय जनता पार्टी, जो मेरी पहली पार्टी थी। इससे पहले मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं था। 2017 का मैंने इलेक्शन लड़ा है 32 नंबर वार्ड से, मतलब मेरी मम्मी के लिए मैंने टिकट लिया था, लेडीज़ वार्ड था, इस वजह से। उसके बाद कार्य तो बहुत सारे हुए हैं। कार्य के अंदर अगर मैं आपको बताऊँ कि कुछ बड़े कार्य हम बता देते हैं कि जैसे कौसा तालाब की जो फेंसिंग का जो है उसके अंदर हमारा बहुत अच्छा खासा पत्र व्यवहार था, जिसके अंदर कॉरपोरेशन का सर्वे हमने करवाए थे, फायर ब्रिगेड का सर्वे हमने करवाए थे। उसके बाद कॉरपोरेशन से हमको जवाब भी आया था, जिसके अंदर कितना करोड़ रुपया उस पर पास हुआ था और उसके कितना लाख रुपया पास हुआ था, उस हिसाब से वो फेंसिंग लगी थी। एक अच्छा काम वो था। फिर हमारे एक साथी थे जो जिनको माइनॉरिटी की ये मिली थी, पद मिला था माइनॉरिटी में, आशासीय पद था, लेकिन उसके ऊपर जैसे माइनॉरिटी के जो थाना जिला के जो फंड थे वो उनके हाथ में थे। तो हमने भिवंडी के अंदर एक मस्जिद के लिए एक रोड का काम हम लोग ने पास करवा के लिए थे और कब्रिस्तान की बाउंड्री का। तो ये दो काम हम लोग के आउट ऑफ दी सिटी में हुए हैं। उसके अलावा अपना रोजगार योजना हम लोग ने स्टार्ट करवाए थे यहाँ पे। रोजगार योजना के बाद ऐसे मतलब बहुत सारी स्कीम्स थी। मतलब ये कहना आपका ये है कि आप एक्टिव रहे हैं और आपके कार्य को देख करके आपको मंडल अध्यक्ष का कौसा का पद दिया गया है। आगे क्या उम्मीद जताते हैं आपसे पार्टी के लोग और आप क्या करने वाले हैं? नहीं, आगे का ऐसा है कि जिस हिसाब से जैसे जो हमारे पहले के काम हैं, जो सब सारे मुमरा के जो बड़े मुद्दे थे, जैसे टोरेंट पे स्टे करवाना और अपना कब्रिस्तान के मुद्दे के ऊपर जो हमारी जो लड़ाई हम लोग ने बहुत अच्छे फ्रंट पे आके लड़े थे, तो उसी तरीके से जो मुमरा के जो सारे बड़े मुद्दे हैं, जो आज भी टोरेंट अभी वापस से ये नई सरकार बनने की वजह से जो मुमरा शहर को जो धोखा मिला है, उस धोखे के खिलाफ हमको खड़े रह के वापस से हमको ये मुहिम चलानी है। तो टोरेंट का मुद्दा हो गया, आपने रिसेंटली देखे कि नाले का जो मुद्दा था वो हो गया, वैक्सीन चोरी का जो मुद्दा था, और ऐसे आगे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके अंदर हम बहुत बढ़ चढ़ के काम करने वाले हैं। हमारी टीम बहुत मजबूती से इसके ऊपर काम कर रही है। हम पहले स्टडी करते हैं, हम ऐसा नहीं है कि किसी भी मुद्दे के अंदर डायरेक्ट चले जाए कुछ भी करते थे, पहले स्टडी करते हैं। अगर हमको ऐसा लगता है कि वो चीज़ सही है, सही और गलत के अंदर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर हमको सही लगता है तो ही हम आगे उस पर बढ़ते हैं। आपके साथ में हामिद भाई बैठे हुए हैं जो एडवाइज़र हैं, उनसे भी दो बात करना चाहूँगा कि हामिद भाई, आपने बीजेपी क्यों ज्वाइन किया? क्या अच्छा लगा आपको बीजेपी ज्वाइन करने का? बीजेपी का मुद्दा हमें इसके लिए अच्छा लगा कि पहला ये माना जाता था कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन आज हमें ऐसा लगा कि बीजेपी हमारे साथ में है।
और बीजेपी हमारे लिए अच्छा काम करती है। माइनॉरिटी सेल के अंदर पहले के गवर्नमेंट ने जितना भी काम किया आज तक हमें कुछ मालूम नहीं था। अब ये नौजवान जो है वो लीगल तरीके से जो काम कर रहा है हमें बेहद पसंद है और अच्छा लग रहा है। तो ताकि इसकी सराहना करना ज़रूरी है। आज इनको जो पद मिला है हमें जोश और होश के साथ में कहना है कि ये बच्चा कुछ न कुछ काम करके दिखाएगा। ये सारे लोग जुड़े हैं, इसकी वजह ये है कि ये लीगल तरीके से काम करना चाहता है और लीगल तरीके से काम करना ये हमारे बेहतर हो सकता है। लीगल अगर तुम कुछ भी करने जाओ तो तुम्हें कभी भी शर्मनाक नहीं होगी, ये हमारा काम है। और बीजेपी जैसी ये मुमरा जैसे में बीजेपी चलाना हमारे लिए बहुत कठिन की बात है, लेकिन हमने देखा अभी ये हमारी नाकवा मैडम है, इन्होंने महिला ऐसी जुड़ी है कि पता चल रहा है कि मालूम पड़ रहा है कि बीजेपी मुमरा में अच्छा स्ट्रिंग में निकल जाएगी। खैर कोई बात तो नहीं। इलेक्शन के दौरान में आपकी कुछ टिकट रहेगी मुमरा के अंदर? इंशाअल्लाह जरूर रहेगी, बिल्कुल रहेगी। आप लोग जो है ज़मीनी तौर पर काम करेंगे इलेक्शन के लिए? इंशाल्लाह, क्योंकि अभी प्रोटोकॉल हमारा ये होता है कि हमारे हाई कमांड हमको बोलेंगे, ऑर्डर देंगे, उसके मुताबिक हमको चलना है। हालांकि ये बच्चा बना है लेकिन बराबर प्रोटोकॉल ऐसा होता है कि हाई कमांड हमको जैसे ऑर्डर देंगे उसके मुताबिक हम लोग काम करेंगे। मुमरा के आवाम को आप क्या फ़ायदा पहुंचाना चाहेंगे बीजेपी के तहत? बीजेपी के माध्यम से जैसे लीगल तरीके से, जैसे आज माइनॉरिटी सेल के अंदर गवर्नमेंट हमें क्या फैसिलिटी देती है, मुसलमानों को क्या मिलना चाहिए, गवर्नमेंट हमको क्या देना चाहती है, ये सारी मालूमात लेकर हम ये पब्लिक को हमारे बताना चाहते हैं कि हमको गवर्नमेंट इस तरीके से फैसिलिटी देती है जो कि गवर्नमेंट आजकल बताती नहीं, लेकिन बीजेपी के माध्यम से ये सारी बातें उनको मालूम की जाए। हमीद भाई, आप एक एडवाइज़र हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल करता हूं। हालांकि ये सवाल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार से जो पेट्रोल और डीजल के दाम और रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, ये कम होने चाहिए या नहीं? बिल्कुल, देखिए क्या बोलूँ मैं कि भारत का आर्थिक सवाल जब आता है तो हमारे अर्थ मंत्रालय है, इस बारे में तो वो सोचते हैं, हाई कमांड सोचती है, हमको तो सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये मेरा सवाल इसलिए आपसे है क्योंकि आप जो है एक मंडल के जो भी एडवाइज़र हैं जी, यहाँ पर भी लोग रहते हैं, उनको ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, हाँ। आपको भी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो घरेलू हिसाब से और कारोबार के हिसाब से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सस्ता होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल सस्ता तो होना ही चाहिए, लेकिन अभी क्या रहता है इसमें जो ये बातें हैं आर्थिक व्यवहार देखकर, क्योंकि अगर ज़्यादा भी कम करेंगे तो अपने देश में संकट भी आ सकता है और फाइनेंस पोजीशन हमारी और डल हो जाएगी, तो हमें और भी कुछ दुश्वारियाँ हो सकती है। तो इसके लिए हमारे जो अर्थ मंत्रालय है वो अर्थ मंत्रालय जो डिसाइड करेगा तो हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और हम बीजेपी के कार्यकर्ता है और हमको बीजेपी गवर्नमेंट के हिसाब से जो हमको गाइडेंस मिलती है, हमको डायरेक्शन मिलता है, उसके मुताबिक हम लोग काम करेंगे। सोहेल भाई, मंडल अध्यक्ष, आपसे ये सवाल है कि टोरेंट का जैसे आपने कहा, तो टोरेंट के लिए आप क्या करने वाले हैं? पब्लिक को क्या सेवा देने वाले हैं टोरेंट के थ्रू? टोरेंट के रिलेटेड अभी तो फिल वक्त के ऊपर टोरेंट के ऑफिस में बहुत सारे लोगों की जो कंप्लेन है, उस कंप्लेन का पूरी हमने लिस्ट बना के ली, जिसके अंदर टोरेंट के हिसाब से, मतलब टोरेंट जिस हिसाब से बिल दे रहा है, टोरेंट का यहाँ तक कि कुछ चीज़ों के अंदर पकड़ा गया है कि वो बिल टोरेंट आने से पहले की भी वसूली करे। जैसे आपको एक एग्जांपल दें तो अतिउल्ला भाई, जिसके अंदर कुछ बिल ऐसे हैं जिसके अंदर अचानक से उनको एक फॉल्टी रीडिंग के हिसाब से उनको डायरेक्ट 4000 यूनिट और 5000 यूनिट, 4000 यूनिट एक मंथ के अंदर उनको बिल आया है, किसी को 5000 यूनिट एक मंथ के अंदर यूनिट आया है। तो जब मैंने उसकी तहकीकात की, टोरेंट के बड़े ऑफिसरों से बात की, तो उनका जवाब ये था कि ये उनका 16 महीने का जो एक एवरेज बिलिंग है वो लिया गया। तो उसके ऊपर मैंने पता किया कि मतलब 16 महीने का आप ले रहे हो तो आपको आके ही जिस वक्त पे टोरेंट आके सिर्फ 6 या 7 महीने हुए थे, ये उस वक्त की बात बता रहा हूँ, तभी से ऐसे रेगुलर बिल आ रहे हैं। तो मैंने उनको ये भी बोला कि आप करने क्या वाले हैं, इसके खिलाफ आप क्या करने वाले हैं? इसके खिलाफ तो पहले अभी स्टार्ट में भी पत्र व्यवहार जो है वो हम कर रहे हैं। MSCDCL जो भांडुप जोन, जो ये जोन जो आता है वो भांडुप के अंदर आता है, जिसकी मेन ऑफिस है MSCDCL की। तो वहाँ पे हम लोग पहले ये इसका पत्र व्यवहार करेंगे। इसके ऊपर जो एटीट्यूड जो इनका दिख रहा है, मतलब मैं आपको एकदम एक क्लियर चीज़ बोल देता हूँ कि एकदम ये क्या यहाँ पे जो पब्लिक जो परेशान है, तो जो लोक प्रतिनिधि को जो चुन के दिए हैं वो आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा ये यहाँ की आवाम से सवाल है कि यहाँ पे हम लोग तो आपके राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, आपने जिन लोक प्रतिनिधियों को चुना था वो आज खामोश क्यों है, ये चुप क्यों है? ये सबसे बड़ा सवाल है मुमरा के लिए कि क्यों चुप है। ये कहीं ना कहीं किसी बड़े मंत्री का दबाव है इनपे कि कोई भी नगर सेवक बोल नहीं सकता।
लोक प्रतिनिधि रहता है बोलने के लिए, लेकिन आज लोक प्रतिनिधि की जगह सोशल वर्कर भागदौड़ कर रहे हैं। अपोजिशन के जितने पार्टी के लोग हैं वो लोग भागदौड़ कर रहे हैं। आगे एक्टिविस्ट है जो भागदौड़ कर रहे हैं पब्लिक के लिए, लेकिन आप बता दीजिए 18 में से कौन सा एक नगर सेवक है जो टोरेंट के खिलाफ पब्लिक के लिए मुमरा में काम कर रहा है? एक भी नहीं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ आज तक के इन लोग ने किसी के लिए भी एक ठोस कदम नहीं उठाया टोरेंट के खिलाफ। इनको लेना चाहिए था साइन कैंपेन पब्लिक से, कि ताकि टोरेंट के खिलाफ ये लोग साइन कैंपेन ले और टोरेंट को हम कहीं ना कहीं कंट्रोल में लाया जाए। एनसीपी के शमीम खान जो है उन्होंने दावा किया था कि अगर मुमरा में टोरेंट आई तो मेरे लाश पे से गुजरना होगा। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, ये तो बहुत फेमस वाकया है उनका, क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं कहा, उन्होंने ये चीज़ बहुत बार कही है कि उनकी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। लेकिन यही उनके, मैं आपको एक और चीज़ इनके साथ याद दिला देता हूँ, MLA जितेंद्र आवाड साहब, इन्होंने भी सरकार, जब महाराष्ट्र के अंदर सरकार नहीं बनी थी, भाजपा की सरकार थी, जिस वक्त पे इलेक्शन नज़दीक था, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारी सरकार बनी तो हम टोरेंट को आने नहीं देंगे। उस वक्त पे तो हमने स्टे करा के रखा था टोरेंट को। खुद भाजपा की सरकार होने के बावजूद जब मंत्री थे बावनकुले जी, हमारे भाजपा के लोग और दूसरी पार्टी के लोग एक कुल जमात बना के उनके पास गए थे, हमारी 25 शर्तें रखे थे और उस हिसाब से टोरेंट को स्टे कराया गया था। वो स्टे कराने के बाद भी जब सरकार चेंज हुई तो उसके अंदर वो लोग उन्हीं शर्तों के ऊपर कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन नहीं। उसके बाद आपको पता रहेगा MSEDCL ने पर यूनिट रेट भी बढ़ाया है और इन पे कोई लगाम नहीं है, कि जैसे कि एक नेक्सस हो चुका है, माफिया हो चुका है, जो सरकार यहाँ की जो सत्ताधारियों के साथ मिलके टोरेंट खुद चला रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो क्या आप पब्लिक के साथ धरना मोर्चा करेंगे? बिल्कुल उसी की तैयारी है, बिल्कुल उसी की। देखो कैसा है कि फिल वक्त पे पेंडेमिक का सिचुएशन है और इससे पहले एक बार भाजपा ने इसके खिलाफ मैक कंपनी पे मोर्चा ले चुकी है, आंदोलन ले चुकी है, लेकिन अब की जो आंदोलन और मोर्चा लिया जाएगा वो उससे बहुत अलग रहेगा। लेकिन पेंडेमिक की सिचुएशन को देख के थोड़ा हम उस हिसाब से चल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी चलना पड़ता है। आप लोगों ने देखा कि सुहेल भाई और हमीद भाई ने किस तरह से अपनी बात को रखा और सुहेल भाई ने जो भी काम किया है उसके बारे में बताया है कुछ, और ये क्या क्या करने वाले हैं सारी चीज़ें इन्होंने डिटेल्स में बताया है। मुमरा की पब्लिक से इन्होंने ये भी कहा, सवाल किया है कि टोरेंट के लिए 18 नगर सेवक में से कोई भी आपके साथ बढ़ चढ़ करके नहीं आ रहा है तो क्या आपके पास कोई और ऑप्शन है? अगर ऑप्शन है तो आप लोग उसको आजमाइए। अगर बीजेपी आपके साथ लड़ रही है आपके घरेलू मुद्दे के लिए तो आप बीजेपी का साथ दीजिए, ऐसा सुहेल भाई का कहना है। आगे फिर हम इनको लेकर के अपडेट देंगे आपको कि मंडल अध्यक्ष बनाए जाने के बाद इन्होंने क्या क्या काम किया, जैसे कि आज इन्होंने जो दावा किया है इस पर ये खरे उतरते हैं या ये महज एक शमीम खान की तरह कहने वाली बात होगी कि टोरेंट हमारे लाश से गुजरेगी।